हेलो स्टूडेंट्स, वन मोर टाइम वेलकम टू थिंक आईएएस। तो हमने कल बात की थी पोटेंशियल जीडी पर आए थे हम। तो इसमें क्या कहा था कि जैसे कि राष्ट्र है, इसमें भूमि, भवन, श्रम, मशीन, पूंजी इत्यादि है। ये सारे इस राष्ट्र के संसाधन हो गए और ये इसकी सीमा हो गई। इसके अंदर जितने भी संसाधन चाहिए, वो बाहर का चाहिए, पूंजी हो चाहिए, मशीन हो चाहिए, मजदूर हो, वो आकर यहाँ काम करते हैं। तो उनसे जो उत्पादन होता है उसे हम पोटेंशियल जीडीपी बोलते हैं। अब पोटेंशियल जीडीपी होता है, एक्चुअल जीडीपी होता है। पोटेंशियल जीडीपी और एक्चुअल जीडीपी के बीच में जो गैप होता है ना, उसे हम बोलते हैं जीडीपी गैप। तो जीडीपी गैप को हम समझेंगे अब कैसे होता है, एक न्यूमेरिकल लेकर। देखिए, इकोनॉमिक्स में क्या है ना कि इस तरह से हमें न्यूमेरिकल्स बनाकर चलना होता है। तो ये देखिए, ये क्या है, पोटेंशियल जीडीपी है। इसे इस तरह समझिए, ये पोटेंशियल जीडीपी जा रही है इस तरह से, जो ये हमेशा ग्रो करती रहती है। और एक होता है एक्चुअल जीडीपी। तो मान लीजिए इसके नीचे इस तरह से एक्चुअल जीडीपी आ रही है, ठीक है। और हम यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं, क्या बिंदु क्या लेंगे, एक टी लेंगे, ठीक है। चलो, हम सब ने यहाँ पे एक बिंदु लिया। अब ये पोटेंशियल जीडीपी, अब यहाँ से क्या है ना, जो माइनस में जाएगी तब ये इस तरह से एक्चुअल जीडीपी आएगी ना। तो ये यहाँ से इस तरह आ गई। अब यहाँ आने के बाद ये जो गैप आ रहा है एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी के बीच में, इसी को हम क्या बोलेंगे, जीडीपी गैप, है ना। इसको हम जीडीपी गैप बोल देंगे, ऐसे समझ लीजिए इसको। तो हम इस तरह से शॉर्ट एंड स्वीट चलेंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे अपनी क्लासों को, ताकि टाइम पर एग्ज़ाम से पहले बिग स्कोर करने में हेल्पफुल हो ये क्लासें। तो हमने टी लिया, ये लाइन खींची, पोटेंशियल जीडीपी समझा, एक्चुअल जीडीपी आएगी अपना, और ये जीडीपी गैप इधर आएगी अपने पास, ठीक है। ये आपको बना लेना है समझने के लिए, न्यूमेरिकल काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। जीडीपी गैप कैसे निकलता है ये आपको पता चली गया है। तो इस तरह से हम एक राष्ट्र की जो हमेशा कोशिश होती है, तो ये कोशिश यही होती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, उसके जो संसाधन फ्री बैठे हैं वो काम करे। जैसे कि आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपका घर है 5 मेंबर्स का, तो आपके मॉम डैड क्या चाहेंगे कि आप भी काम करें, घर का उत्पादन बढ़ाएं। उसके लिए आज वो आपसे स्टडी करवा रहे हैं, आप स्टडी करते हैं, कल सक्सेस होते हैं तो आपके घर का उत्पादन बढ़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज 20,000 रुपये आपके घर का महीने की इनकम है, वो आपके घर में 5 मेंबर हैं, उनकी जो उत्पादन क्षमता है उसके अकॉर्डिंग है। और आज अगर आप आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं या अदर एग्ज़ाम्स में पास होते हैं और आपकी सैलरी 80,000 रुपये होती है, तो इस तरह से जो आपने उत्पादन जो किया है उससे 80,000 रुपये आप महीना कमा रहे हैं, 20,000 वो कमा रहे हैं। तो पहले तो 20 आ रहे थे, अब भी 80,000 रुपये हो गए। तो इस तरह से आपकी जीडीपी 1 लाख हो जाती है आपके घर की। तो आपके घर की जो सीमा थी, मान लीजिए ये आपके घर की सीमा है, ठीक है। अब इसके अंदर 5 मेंबर थे जिनमें से आप बेरोज़गार थे, अनएम्प्लॉयमेंट। जब आपने भी काम करना स्टार्ट किया तो उत्पादन बढ़ा, आय बढ़ी हम तो जो उत्पादन बढ़ा ना, उसी को पोटेंशियल जीडीपी बोलेंगे। पोटेंशियल जीडीपी बोलने के बाद हमारी ये पोटेंशियल जीडीपी ये लगातार बढ़ती रहती है। मैंने कहा तो पहले काम कम हो रहा था, आपकी जो उत्पादन क्षमता थी वो बेहतर निकली, तो ये पोटेंशियल जीडीपी ऐसे बढ़ती जैसे कि अचानक आपके घर की 20,000 से 1 लाख रुपये तनख्वाह हो जाती, ठीक उसी तरह से। और इसे इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब फॉरेन जाते थे, जब इन्होंने शपथ ली थी, तो उस टाइम आपने देखा होगा इन्होंने बहुत सारे कानून बदले थे कि फॉरेन से लोग आएँ, हमारे देश में इन्वेस्ट करें, यहाँ के बेरोज़गार जो युवा हैं उनको रोज़गार मिले। रोज़गार इसीलिए मिलना था, रोज़गार पर इसीलिए इतना जोर दिया जा रहा था, या जोर दिया जा रहा है, या आगे जोर दिया जाएगा, ताकि वास्तविक जीडीपी को हम आगे बढ़ा सकें, ठीक है। तो अब हमें बात आती है इनकी गणना करने की, कि हम इस जीडीपी की गणना कैसे करेंगे। लेकिन आपको पता लगाना है जैसे कि जीडीपी
कितनी चल रही है, उसके लिए हमें गणना करनी होगी। और गणना करने के लिए अपने जो संसाधन हैं, जैसे कि हम गणना करते हैं, अभी हमने गणना की आपके परिवार की 1 लाख रुपए तनख्वाह होती है, ठीक है, ₹1 लाख। अब 1 लाख में क्या होगा कि आपको उन पैसों को किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस तरह से आप मैनेज करेंगे और उनमें कैसे उन पैसों से आप इन्वेस्ट करके अपनी उत्पादन क्षमता और बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह की गणना करने के लिए हमें क्या करना होगा, आर्थिक संसाधनों का दोहन बेहतर ढंग से कर पाएंगे गणना करने के बाद। तो इसके लिए हमें जीडीपी के माध्यम से और लोगों का आर्थिक कल्याण का स्तर कहाँ तक जा रहा है उसका पता लगता है। जैसे कि हमारे देश की जो जीडीपी है 2.9 ट्रिलियन डॉलर, तो उतना आर्थिक कल्याण हमें मिल रहा है। मैंने आपको समझाया था एक संदर्भ लेके कि आर्थिक कल्याण क्या है, चाय का उदाहरण दिया था, आईफोन का उदाहरण दिया था आपको, उस आर्थिक कल्याण की बात चल रही है। अब आपके घर में पहले 20,000 रुपये इनकम थी, अब 1 लाख रुपये आ रही है, तो आपके घर में थोड़ा सा इन्वेस्ट खर्चा ज़्यादा बढ़ा होगा, उसी से तो आर्थिक कल्याण हुआ ना, उसका ज़्यादा प्रॉफिट मिला आपको, ठीक है। तो उन्हें पढ़ने के लिए या उन्हें समझने के लिए हमें क्या होना, इसका पता लगाने के लिए जीएनपी और जीडीपी आदि की संकल्पनाओं, या फिर मैं कहूँ कि राष्ट्रीय आय की उत्पादन की संकल्पनाओं से इसका पता लगाना पड़ेगा। तो ये तो हो चुकी अपनी प्रस्तावना, हम प्रस्तावना कर चुके ऑलरेडी, ठीक है। अभी हल्का हल्का समझेंगे। अब हमें लिखना है नंबर 2, यानी हम बी आएंगे। पहले हमने ए लिखा था ना, ये हमारी फर्स्ट क्लास चल रही है, नेक्स्ट लाइन इनकम एंड प्रोडक्ट्स पर। तो आप लिख लीजिए, आप इस तरह से लिखिए। आप यहाँ पर देखिए बी लगाइए, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। राष्ट्रीय आय की कुछ मुख्य अवधारणाएं। मैंने कहा राष्ट्रीय आय की कुछ मुख्य अवधारणाएं। हाँ, तो हम राष्ट्रीय आय में के कुछ मुख्य अवधारण हैं उनके बारे में समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट किस तरह से, राष्ट्रीय आय क्या है, और सबसे पहले हम उसमें से जीडीपी समझेंगे। तो ये क्या है, ये जीडीपी है। प्री जीडीपी की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। हिंदी में हम इसे बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद। आप लिखते चलना है, मैं बताता रहूँगा कौन सी जगह लिखना है, कौन सी जगह समझना है। ठीक है, आपने लिखा है ये परिभाषा आप लिखनी है। अब हमें इसकी ये फुल फॉर्म आपने लिखी। ठीक है, तो अब आप परिभाषा लिखेंगे। आप नंबर 1 लगा दीजिए यहाँ। ठीक है, हम परिभाषा पे काम करेंगे, हम परिभाषा को समझेंगे। ऐसे कीजिए, नीचे लाइन ड्रॉ कर दीजिए और ये इस तरह से। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी वस्तुओं
एक वर्ष में उत्पादित होने वाले सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित होने वाली सेवाओं किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को हम जीडीपी कहते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। जीडीपी की उपयुक्त परिभाषा को हम ध्यान में रखते हुए इससे जुड़ी आवश्यक बातों को लिख लीजिए। जीडीपी की उपयुक्त परिभाषा को ध्यान में रखते हुए इससे जुड़ी आवश्यक बातों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। आगे लिखिए। जीडीपी की गणना में केवल उसी उत्पादन को शामिल किया जाएगा जो देश की घरेलू सीमा के भीतर हुआ है, भले ही उस उत्पादन में विदेशी साधनों की भूमिका क्यों न रही हो। ठीक है, तो हमें इसकी लैंग्वेज पर जाना है। इसने क्या कहा, घरेलू सीमा के भीतर अंतिम वस्तुओं की बात कर रहा है। अंतिम को अंडरलाइन कीजिएगा आप। तो ये अंतिम वस्तुओं की बात कर रहा है, और चाहे उसके अंदर जैसे कि हमने एक न्यूमेरिकल लिया था ऐसे सिक्के टाइप का, तो इसमें जो वस्तु रखी थी हमने 3 4 5 भूमि है, भवन है, मशीन है, पूंजी है। तो इसमें चाहे आपने देखा होगा लास्ट में मैंने क्या लगाया था कि देश से घरेलू सीमा के भीतर हुआ हो, भले ही उस उत्पादन में विदेशी साधनों की भूमिका क्यों नहीं रही हो। तब जैसे पूंजी थी, तो हमारे देश में क्या है, पूंजी मोस्टली बाहर फॉरेन से आती है। बाहर के लोग आते हैं यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो मैंने बताया था ना, जिस नरेंद्र मोदी जी नए प्रधानमंत्री बने थे उस टाइम उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी कि आप हमारे यहाँ आओ और इन्वेस्ट करो, मतलब आप हमारे यहाँ आके पूंजी लगाओ और कुछ बिजनेस स्टार्ट करो, जिससे हमारे लोगों को क्या मिले, रोज़गार मिले। अब मैंने बताया कि जीडीपी की गणना में हमारे घरेलू सीमा के भीतर की बात हो रही है। अब जैसे जैकलीन फडणवीस है, तो ये जो भी मूवी बनाती है, ठीक है, अब ये कहाँ से आई है, बाहर से आई है। अब आदमी हो, पूंजी हो, कोई भी हो, अब इसने आके यहाँ पे जो भी प्रोटेक्शन किया है, जो भी पैसा बनाया है, वो भारत की घरेलू सीमा के भीतर किया है इसने। कुल मिलाकर हमारा टारगेट है जीडीपी को ग्रोथ करवाना। हमें ये मतलब नहीं है कि जैकलीन कहाँ से आ रही है या फिर पूंजी कहाँ से आ रही है। ठीक इसी तरह से हमारे देश, देखो ये हमारे घरेलू सीमा के भीतर की बात चल रही है, ठीक है। हमारे घरेलू सीमा से बाहर कौन गया, जैसे कि प्रियंका बाहर गई, ठीक है। अब ये प्रियंका यूएस जाकर मूवी कर रही है, जैसे कि बेहोश मूवी की थी इसने। ये फिर अभी 2021 के अंदर द मैट्रिक्स 4 मूवी कर रही हो। तो जब द मैट्रिक्स 4 मूवी रिलीज़ होगी यूएस के अंदर, उसे जो भी पैसा वो बनाएगी वो हमारे घरेलू सीमा के भीतर नहीं है, हमारे घरेलू सीमा से बाहर जा चुकी है, ठीक है। तो हमारे घरेलू सीमा के भीतर के अंदर हो रही है। तो जब उसकी आमदनी है या उसकी जो इनकम है, उसको हम जीडीपी की ग्रोथ में या हमारे जीडीपी के अंदर उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। हमारी जीडीपी की गणना करेंगे ना, उस टाइम उसके प्रोडक्शन को हम ऐड नहीं करेंगे,
क्योंकि हमारे घर के भीतर जा चुकी है, हमारे घर की सीमा से बाहर जा चुकी है। और जैकलिन क्या है, हमारे घर के लैंड के भीतर आ चुकी है। इसलिए हम जैकलिन की उत्पादन क्षमता को यहाँ पर ऐड करेंगे जीडीपी के अंदर। तो इस तरह से हमें जीडीपी समझना है। तो ये लैंग्वेज थी कि घरेलू सीमा के भीतर, किसी राष्ट्र के घरेलू सीमा के भीतर की बात हो रही थी। तो प्रियंका बाहर होगी, जैकलिन अंदर हो गई। ये बहुत आसान हो गया। या मैं कहूँ जैसे कि फोर्ड है, अब आपने देखा फोर्ड कार बाहर की है, यहाँ इंडिया की नहीं है, ठीक है। अब ये घरेलू सीमा फोर्ड की कार के अंदर या हुंडई कार के अंदर जो भी इंडिया के अंदर भारत में उत्पादन करेगा वो हमारे जीडीपी के अंदर ऐड होगा, ना कि जहाँ की फोर्ड कंपनी या हुंडई कंपनी वहाँ की जीडीपी में ये ऐड नहीं होगा। ये केवल हमारे घर की जीडीपी में ऐड होगा, हमारे कंट्री की जीडीपी के अंदर। तो इसी तरह से हमें आगे समझते हुए चलना है। हाँ, तो हमने की हमारे घरेलू सीमा के भीतर की। हमें ये नहीं देखना कि विदेशी पूंजी आई है या विदेशी साधन आके हमारे यहाँ के उत्पादन कर रहे हैं। हमें तो मतलब इतना है कि भाई हमारे जीडीपी बढ़नी चाहिए। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने, मैंने बताया ना कि वो इन्वेस्टर्स को यहाँ बुला रहे थे कि आप आकर यहाँ इन्वेस्ट कीजिए ताकि हमारे लोगों को बेरोज़गार मिले। वो बेरोज़गार की बात नहीं थी, वो जीडीपी की बात हो रही थी। जीडीपी को ग्रो करवाने की बात थी, जीडीपी को बढ़ाने की बात थी। तो हमें खाली इतना मतलब भाई हमारी जीडीपी बढ़नी चाहिए, कैसे भी बढ़े। बाहर के साधन आते हैं, बाहर की पूंजी आती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब आपको लिखना है कि, तो आप लिखना स्टार्ट करेंगे। अब ये बात थी जीडीपी की। इसी प्रकार लिखिए, इसी प्रकार यदि किसी देश के संसाधन विदेशों में चले जाएं, इसी प्रकार यदि किसी देश के संसाधन विदेशों में चले जाएं और वहाँ उत्पादन का कार्य करें, इसी प्रकार किसी राष्ट्र के संसाधन विदेशों में चले जाएं और वहाँ उत्पादन का कार्य करें, तो उनके योगदान को संबंधित राष्ट्र के जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा। तो उनके योगदान को संबंधित राष्ट्र के जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि पहले यहाँ एक प्रियंका चोपड़ा रहती थी, ये भारत है, सॉरी था क्या। अब ये प्रियंका चोपड़ा क्या करती है, यहाँ यूएस जाती है, यूएस जाकर ये प्रोडक्शन करती है। प्रोडक्शन से जो भी इनकम होगी, तो इस प्रोडक्शन से इनकम हो रही है। तो प्रियंका चोपड़ा ने यूएस जाकर जो भी प्रोडक्शन किया वो संबंधित राष्ट्र, मतलब प्रियंका चोपड़ा भारत से थी, ठीक है। तो संबंधित राष्ट्र यानी ये भारत इससे संबंधित हो गया। तो वहाँ जाकर जो प्रोडक्शन किया वो हमारे देश की यानी भारत के अंदर जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। जीडीपी की गणना करते समय इसे नहीं जोड़ा जाएगा, इसके उत्पादन को जो इसने कहाँ किया है, अमेरिका के अंदर जाके किया है। जबकि यूएस की जीडीपी के अंदर ये ऐड होगा। अब यूएस में प्रियंका चोपड़ा गई, वहाँ पर जाके इसने प्रोडक्शन किया, उत्पादन किया। वहाँ जाने के बाद इसने उत्पादन किया, वो वहाँ की जीडीपी में ऐड होगा। ठीक ऐसे ही जैसे कि मेरा एक दोस्त है, वो अभी आईआईटी मद्रास से पास आउट हुआ है, तो अभी वो यूएस जा रहा है पीएचडी करने के लिए सॉरी। तो वहाँ जाने के बाद वो जो भी वहाँ उत्पादन करता है, कंट्रीब्यूट करता है, इनकम करता है, वो सारी उसकी जीडीपी में इंक्लूड होगी, यूएस की में, ना कि हमारे भारत देश की में। जबकि वो मेरा फ्रेंड है, वो कहाँ है, भारत से है। इसी तरह से जितने में इंजीनियर जाते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं फॉरेन के अंदर,
वो सारा उससे संबंधित उस राष्ट्र के अंदर ऐड होगी, ना कि संबंधित राष्ट्र भारत के बीच में। तो ये बात थी। अब पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे आप। पॉइंट नंबर 2 है कि जीडीपी की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की जीडीपी की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को सम्मिलित किया गया है, कि जीडीपी की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को जीडीपी की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को सम्मिलित किया गया है। अब पैराग्राफ चेंज कीजिए। यदि इसी प्रकार की वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, तो दोहरी गणना या डबल काउंटिंग या डबल काउंटिंग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तथा जीडीपी का आवश्यकता से अधिक मूल्यांकन हो जाएगा। इसे इस तरह से समझिए, सारी वस्तुओं को शामिल नहीं करना, या मैं कहूँ कि सभी वस्तुओं को शामिल नहीं करना। हमें इसके लिए घरेलू सीमा में जो उत्पादन हो रहा है उसकी बात है, क्योंकि हमारे ध्यान जो है घरेलू सीमा के ऊपर है, ना कि किसी और पर। हाँ, तो बात यह है कि क्या हम सभी प्रकार की वस्तुओं को शामिल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि मैंने कहा था हमें लैंग्वेज पर जाना है। जो परिभाषा हमने लिखी थी उसमें क्या लिखा था कि अंतिम वस्तुओं की बात हो रही है यहाँ। तो जीडीपी काउंटिंग करने के लिए हमें अंतिम वस्तुओं पर जाना होगा, और सेवाओं का जो शामिल करते हैं उसे करना होगा। पर सभी प्रकार की वस्तुओं और सभी प्रकार की सेवाओं को हम शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि इस लैंग्वेज में अभी जो लास्ट में लिखा है उसमें डबल काउंटिंग या दोहरी गणना की बात आई है, क्योंकि इसमें दोहरी गणना होने की संभावना है और फिर मूल्यांकन गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा जीडीपी का मूल्यांकन। तो 2 प्रकार की होते हैं वस्तु, 2 प्रकार की होती है। एक होती है मध्यवर्ती टाइप की वस्तु, जैसे कि लो मटेरियल होता है, जैसे गेहूँ है, गेहूँ का हमने आटा बनाया, मोट की हमने दाल बनाई, तो ये लो मटेरियल टाइप की हो गई ना। और अंतिम वस्तु होती है दूसरी। तो अंतिम वस्तु क्या होगी कि उपभोग के काम आएगी, और किसी भी वस्तु के डेवलपमेंट के लास्ट स्टेज पर होती है वो। जैसे क्या होता है कि एक गेहूँ होता है, ये क्या है, न्यूमेरिकल लेते हैं हम, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, ये गेहूँ है, ठीक है, ये 1 kg है, कितने का, 10 रुपये का, ठीक है। ये गेहूं से क्या बना, आटा, 1 kg, ठीक है, कितने का, 12 रुपये का। नंबर 3 पे क्या है, ब्रेड कितने का पड़ रहा है, ₹20 का। तो इसमें अंतिम वस्तु क्या निकल के आएगी, ज़रा दिमाग लगाइए आप।
अब देखिए, एक राष्ट्र है, ठीक है, इसमें क्या है, गेहूँ है 10 रुपये किलो एक, आटा है 12 और ब्रेड है 20। तो हम बात कर रहे थे दोहरी गणना या डबल काउंटिंग की, और एक कर रहे थे हम अंतिम वस्तु की। दो प्रकार बताए थे मैंने, एक दोहरी गणना मध्यवर्ती वस्तु और एक अंतिम टाइप की। तो जो अंतिम क्या होगा, यहाँ ब्रेड निकल के आएगा, ये समझिए। गेहूँ का आटा बनाया, आटे की ब्रेड बनाई, ठीक है। अब अगर हम इसे ऐसे करते हैं, आप इन्हें जोड़ते चले जाएंगे, जैसे 10 का आटा, 10 का गेहूँ, 12 का आटा और 20 की ब्रेड, तो टोटल कितना निकल के आएंगे? अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो 42 निकल के आते हैं। अगर हमें जीडीपी को मूल्य के अंदर निकालना है तो ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने आटे को 3 बार जोड़ दिया, इसमें काउंटिंग बार बार हो गई ना आटे की। तो अब देखिए, हमें नहीं पता कि आटे, ये गेहूँ जो बना है 10 रुपये का, उससे पहले इसकी वैल्यू क्या है या इसमें कितना इन्वेस्ट हुआ था उत्पादन करने के लिए। हमें यहाँ से प्राइस लेनी है, फिर ये 10 रुपये का आटा, फिर ये यहाँ आटा आया, इसे इसने क्या गया, चक्के वाले ने पीसा, 12 रुपये का बेच दिया, तो ये 2 रुपये का आ गया, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या किया, ये देखिए, पहले क्या किया हमने, ये 42 काउंट करने से पहले 10 की वैल्यू, गेहूँ की वैल्यू ले ली, फिर आटे की वैल्यू ले ली, फिर ब्रेड का अंतिम ले लिया। और ये क्या हुआ, यहाँ से ये 12 है, 12 में ब्रेड 8 का बना अपने, तो इसने आटा लेकर ब्रेड बनाई, तो ये 8 इसने इस पर प्रॉफिट लिया, ठीक है, इसकी लागत लग के इसके पास बच गए। और ये कितना है, 10। अब हमें इसके पीछे का पता नहीं कि ये कितने का पड़ा है, हमें 10 का पता है, तो हम 10 उठाएंगे यहाँ से, सॉरी। हाँ, तो 10 + 2 + 8, ये कितना हुआ, 20। इतना ही हो रहा है ना, मेरी मैथ थोड़ी वीक है, आप देख लेना, ठीक है। तो वीक क्या, पूरी मैथ ही वीक है मेरी। तो ये 20 आ गया, ये क्या हुआ, अंतिम, ये अंतिम मूल्य हो गया अपनी ब्रेड का। और ये जीडीपी कितनी, हमने जब पैसों को जीडीपी के अंदर निकाला तो 20 रुपये हमारी जीडीपी निकल कर आई, ठीक है। तो ये अंतिम वस्तु हो गई, और ये जो मध्यवर्ती वस्तु हो गई, ये जो दो वस्तुएं हैं जो मध्यवर्ती हो गई। ये 2 वस्तुएं हैं मध्यवर्ती हो गई, ठीक है, और ये अंतिम हो गई। और हम बात किसकी कर रहे थे, अंतिम की बात कर रहे थे, ना कि मध्यवर्ती की। तो ये पहली वस्तु हो गई मध्यवर्ती, दूसरी होगी अंतिम प्रकार की वस्तु। तो ये 20 रुपये हमारे जीडीपी निकल के आए जब हमने इसे पैसे में निकाला तब, और ये अंतिम वस्तु हो गई। इस तरह से इसे समझेंगे। जैसे कि मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, नहीं इंस्टीट्यूट को छोड़िए, एक डॉक्टर है, किसी हॉस्पिटल में जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, तो उसकी मध्यवर्ती सेवा होगी। जबकि वो अपने घर पर क्लिनिक खोलता है तो वो उसका अंतिम हो गया, उसकी अंतिम वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? ये अंतिम वस्तु हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी, हम हमारी जीडीपी की बात कर रहे थे, जीडीपी पढ़ रहे थे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक डॉक्टर है, एक हॉस्पिटल में जाता है, वो वहाँ जो भी उत्पादन करता है, जो भी पेशेंट को देखता है, उस हॉस्पिटल वाले को प्रॉफिट हो रहा है, और उसे एक पेशेंट पे कितनी फीस देता है उसका काम है, ठीक है, हॉस्पिटल वाले का। अब वो काम आके अलग से अपने क्लिनिक पर करता है, तो क्लिनिक पर करता है, उसको जोड़ देंगे, उस उत्पादन को जोड़ देंगे, एक हॉस्पिटल वाले को जोड़ देंगे, तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी, दोहरी गणना हो जाएगी। तो हमें इस लपड़े में नहीं पड़ना, दोहरी गणना नहीं करनी। अब हमें क्या करना है, हमें इससे मतलब नहीं कि हमारे देश में बाहर से आके कोई काम कर रहा है या यहीं का काम कर रहा है, हमारा जीडीपी बढ़ना चाहिए, हम उस पर बात कर रहे थे। पर होता क्या है, जैसे हमने गेहूं की बात की, आटे की बात की, ब्रेड की बात की,
तो उसमें हम फंस जाते हैं। डाउट क्या होता है कि यार अब हम दुकान वाले से ब्रेड लेते हैं, उसने कंपनी से ख़रीदा, अब वो हमें बेचता है, तब जब वो हमारे पास आई तब तो वो अंतिम होगी, लेकिन दुकान वाले के पास थी वो ब्रेड तब तो वो अंतिम नहीं थी, तब तो मध्यवर्ती में आएगी। तो हम उस पर समझेंगे, उस पर बात करेंगे। तो उसे समझने के लिए क्या करते हैं कि एक रास्ता सुझाया गया। रास्ता क्या था कि मूल्य संवर्धन निकालें अलग अलग उत्पादन की अवस्थाओं पर। जैसे जैसे उत्पादन हुआ वहाँ पर जो अलग अलग अवस्था थी या स्थिति थी उनको आपस में जोड़ लें। तो हमें ये देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सी वस्तु अंतिम है, कौन सी मध्यवर्ती है। जैसे कि गेहूँ, आटा और ब्रेड मैंने समझाया ना। पहले हमने क्या किया, सबको जोड़ दिया। पहले 10, देखिए गेहूँ था 10 रुपये, ब्रेड थी 12 रुपये, और नहीं ब्रेड थी 20 रुपये, आटा था 12 रुपये, ब्रेड 20 रुपये, गेहूँ 10 रुपये। तो मैंने समझा हमने पहले क्या किया, ये जोड़ दिया था, तो इसे जोड़ने से क्या 42 आया था। और लास्ट में हमने क्या किया था, पीछे हमने जो इनका मूल्य है, मूल्य क्या था, अब आटा कितने का था, 10 रुपये का, ये 10 रुपये का आटा हो गया, ठीक है। ये 10 रुपये ये थे, 10 रुपये का इस चक्के वाले ने आटा ख़रीदा, इसने 2 रुपये पिसा के ले लिए और 12 में बेच दिया। तो इसने अपनी मजदूरी आमदनी यहाँ कर ली, ठीक है, जो भी उत्पादन किया उसका। अब ये 2 निकल के आ गया इसमें से, तो ये 10 हो गया, ये 2 हो गया, तभी तो 12 बनाना। प्लस अब आटा ख़रीदने वाले ने, कंपनी ने क्या किया, ब्रेड बनाया, ब्रेड बनाकर उसने क्या किया, 20 रुपये का उसे बेचा, तो ये 8 निकल के आ गया। इस तरह से हमारे पास 20 आया। तो ये मूल्य संवर्धन हो गया कि हमने अलग अलग अवस्था पर, जैसे कि एक किसान ने गेहूँ पैदा किया, फिर उसे मंडी में लेके गया, उसने 10 रुपये का बेचा, फिर वहाँ से किसी चक्के वाले ने ख़रीदा, उसने 12 रुपये का बेचा। तो एक अवस्था ये हो गई कि 10 रुपये से उसने सामान गेहूँ बेचना स्टार्ट किया है। दूसरी अवस्था ये हो गई कि 12 रुपये का आटा बेचा। तीसरी अवस्था क्या हो गई, उसने 20 रुपये की ब्रेड बेची है। तो हमने इस तरह से निकाला, तो ये 20 निकल गया, और ये हो गई क्या, जीडीपी। ये मूल्य संवर्धन हो गया, 10 रुपये, 2 रुपये, 8 रुपये, अलग अलग अवस्थाओं पर जो निकल कर आया है। और हमें इसी तरह से हर वस्तु का मूल्य संवर्धन निकालते हुए चलना होगा, और उसे जोड़ते हुए चलेंगे यूँ। और वर्तमान में हम भारत में जो शब्द सुनते हैं ना, GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, इसी से निकलता है। तो हम क्या पढ़ेंगे, GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, सकल मूल्य संवर्धन। आज भारत में GDP इसी पैटर्न पर चल रहा है। लेकिन पहले आप थोड़ा लिख लो, और आप थोड़ा लिखेंगे तो सही रहेगा आपके लिए भी, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। यदि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को के बजाय सभी वस्तुओं, यदि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बजाय सभी वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित करना हो, यदि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बजाय सभी वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित करना हो, तो इसका एक विकल्प यह है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की अलग अलग अवस्थाओं पर किए जाने वाले मूल्य संवर्धन को आपस में जोड़ लिया जाए। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की अलग अलग अवस्थाओं पर किए जाने वाले मूल्य संवर्धन को आपस में जोड़ लिया जाए। अब पूर्ण विराम लगा दीजिए, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखिए। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में
यह ध्यान देने योग्य है कि भारत के द्वारा 2015 में SNA 2008 के अंतर्गत GDP निकालने के लिए SNA 2008 के अंतर्गत GDP निकालने के लिए इस व्यवस्था को लागू किया गया था। इसमें GDP निकालने के लिए GVA ग्रॉस वैल्यू एडिशन की गणना की जाती है। ठीक है, तो हमने GDP पढ़ा, उसमें GVA पढ़ेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, SNA पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। ये UNO का सिस्टम है। अब इन दोनों की बात अगली क्लास में करेंगे, आराम से करेंगे, शांति से। ठीक है, अब क्लास आज ख़त्म करते हैं।